हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी साइंस। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में ये देखे थे विद्युत धारा का चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने ये देखा था विद्युत आवेश से रिलेटेड न्यूमेरिकल, उससे थोड़े जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में देखे थे। अब इस पार्ट नंबर 2 में हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत धारा के जितने भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट वाले पार्ट है उसको इस वे में कॉन्सेप्ट की तरह से मैं उसको शॉर्ट नोट्स की तरह रिवीजन कराऊंगा। थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे कि थंबनेल पर दिख रहा होगा, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। जी हाँ, बिल्कुल एक न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा इस वीडियो में, मेरी गारंटी है। आप इस लेक्चर को जब देख रहे हो तो अपने साथ एक पेन और कॉपी निकाल कर बैठ जाओ, क्योंकि मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलो बहुत अच्छे से। शॉर्ट नोट्स, एक छोटा सा पेज लो A4 साइज का, और उसमें छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो मेरे साथ। तो आज का वीडियो रहेगा, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। ये है एग्जाम, रेलवे स्पेशल, कोई भी एग्जाम आ रही है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। देखो, ओम का नियम कुछ नहीं है, सबको पता है क्या होता है, फलना ढिमका सबको पता है। लेकिन हमें ज्यादा नहीं जानना है, हमें बस ये जानना है ओम के नियम के लिए कंडीशन क्या है। सबसे पहला कंडीशन है ताप स्थिर होना चाहिए, भौतिक अवस्था स्थिर होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन होता है ओम के नियम के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। ओम का नियम ताप स्थिर, भौतिक अवस्था स्थिर। कहने का मतलब है कंडीशन क्या है, किसी भी नियत यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, चाहे वो किसी भी कंडक्टर, कोई भी मेटल है जिसका कंडक्टर है, कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया हो जाए। तो क्या कहता है ओम का नियम, जैसे एक कंडक्टर है, एक चालक है, इस चालक को इसके दोनों सिरों के एंड पे अगर आप विभवांतर अप्लाई किए हैं ए और बी पे, हमने एक वोल्टेज दिया है VAB, तो इसमें जो धारा फ्लो करता है इस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। इस VAB को मैं V की इक्विवेलेंट मान लेता हूँ। तो जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। समझ में आया? V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और यही से जन्म होता है मेरा रेसिस्टेंस का। V जो होता है, इस जब समानुपाती जो कांस्टेंट है इसको जब हटाते हैं तो एक आता है R कांस्टेंट, जो हमारा फॉर्मूला होता है V = I × R। ठीक है, V = I × R, जिससे हमें यहाँ से जो आर है एक नियतांक होता है जिसको हम लोग नियतांक बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट किसका होता है, वी और आई का जो अनुपात आता है, वी और आई का जो अनुपात आता है हमेशा ये क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ये ओम का नियम था, बहुत छोटा सा है, लेकिन इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बसे हुए हैं। V = I आता है। जैसे मैं एक ट्रेंगल में आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा है, ट्रेंगल बना देता हूँ, याद रखना। ये है हमारा V और ये हो गया तुम्हारा I और R। कहने का मतलब क्या है, अगर V पूछेगा तो ये दोनों को गुना करो। ठीक है, अगर R का वैल्यू पूछेगा तो V/I करो, और I का वैल्यू पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, V/R करेंगे। ठीक है, देखो ऊपर भागा का चिन्ह नहीं हो गया ये। ठीक है, डिवाइड का। तो ये था ओम का नियम, ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला से बहुत ही न्यूमेरिकल पूछेगा, हर न्यूमेरिकल में घुसेगा बहुत ही अच्छे से। तो ओम का नियम हमें बस इतना जानना है। इसके लिए दो कंडीशन पूछता है, ताप स्थिर होना चाहिए, भौतिक अवस्था स्थिर होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। ये चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये चीज याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पे। अब कहता है प्रतिरोध। देखो यार, प्रतिरोध प्रतिरोध का जो यूनिट होता है ओम होता है। इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना। कहने का मतलब है कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें धारा के प्रवाह को जो विरोध करता है उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध नाम से ही पता चल रहा है, विरोध करने वाला। किसको विरोध करेगा, तो विद्युत धारा के प्रवाह को, कोई भी विद्युतीय परिपथ में। ठीक है, ये होता है जिसका यूनिट होता है ओम। जैसे हम लोग जानते हैं किसी भी, जैसे आई बराबर क्या होता है मेरा, V/R। और V को कांस्टेंट लो तो अगर किसी भी सर्किट का, कोई भी परिपथ का अगर प्रतिरोध का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसमें हमारा करंट की जो वैल्यू होगी कम होगी। ये चीज को याद रखना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा जब आऊंगा, तो ये सब अपने पास नोट्स रखना। फिर आता है प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
इसके क्रॉस सेक्शन सॉरी लेंथ पे, लंबाई पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यानी कहने का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। लिख देता हूं मैं यहाँ पे दूसरे कलर से। आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। यानी किसी भी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है उसके किस पे डिपेंड करता है, उसके ताप पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, उसके लंबाई पे करेगा, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे करेगा, ठीक है। और ये दिख रहा है ना, जो इसको बोलते हैं रो, जिसको बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। प्रतिरोधकता कहने का मतलब है ना कि किसी भी सर्किट में ये विद्युत धारा की प्रतिरोध यानी कि रोधन रोकने की कितनी क्षमता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। हमारे पास कितना स्ट्रेंथ है, उस मटेरियल को कितना स्ट्रेंथ है, कितना उसका सामर्थ्य है कि वो विद्युत धारा को रोक ले, ठीक है, किसी भी सर्किट में, उसको बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधकता। और वहां से इसका फॉर्मूला निकालोगे तो ये हमारा फॉर्मूला आता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, हम इसे डीप में नहीं बता रहे हैं, जस्ट बेसिक चीजें बता रहे हैं जो आपको क्वेश्चन को करने में बहुत जरूरी होगा। ये सारी चीजें सबको पता है, ठीक है। अब आता है चालक का प्रतिरोध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कहने का मतलब है चालक का जो प्रतिरोध होता है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, और तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या करता है, बढ़ता है। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चालक के केस में, याद रखना। चालक का प्रतिरोध के याद रखना बहुत ही जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछता है। यानी कहने का मतलब है चालक को प्रतिरोध को अगर तुम बढ़ा रहे हो, सॉरी टेम्परेचर को जितना बढ़ाओगे उसके साथ चालक का प्रतिरोध भी हमारा बढ़ते जाता है। ये हो गया प्रतिरोध का नियम, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है बेसिक सा देखा है हमने, ज्यादा नहीं, हमें क्वेश्चन करना है उसके बारे में सीखना है, ये सबको पता है। इसका डिटेल कैसे होता है ये सब बातें आगे करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो मेन मकसद है उसी पे काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रतिरोध का संयोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो प्रतिरोध का संयोजन करने का दो तरीका है, आप लोग बचपन में पढ़े होगे तीन तरीका। एक होता है कौन, हमारा श्रेणी क्रम सीरीज, और एक होता है हमारा पैरेलल, और एक पढ़े होगे मिक्सचर। कहने का मतलब मिश्रित समूहन, ठीक है ना, मिक्सचर वाला। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना वैलिड, सॉरी वैलिड करने का मतलब उस केस में नहीं है, क्योंकि हमारा जो सीरीज है ना, सीरीज और पैरेलल, ये दोनों का कंसेप्ट ले करके ही हम लोग मिक्सचर सर्किट का तैयार करते हैं, मिक्सचर का। कहने का मतलब हुआ कि सीरीज और पैरेलल का ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं तब आता है। लेकिन हमारा जो प्रतिरोध का संयोजन का जो तरीका है मेनली तरह से तथ्य एकदम फैक्ट है, वो दो ही है, सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ये दोनों को मिलाते हैं तो हमारा मिक्सचर में आता है। कभी कभी पूछ देता है कि प्रतिरोध का संयोजन करने के कितने तरीके हैं, तो हमेशा उस केस में आंसर होता है दो सही, कभी भी तीन मत मारना, ठीक है। क्वेश्चन आया था, मैं कभी दिखाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा तो। अब आता है सबसे पहला मेरा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों को देखो कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इसका, ठीक है। तो ये है R1 R2 R3, जब इन तीनों का आप जोड़ते हो ना तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सबको पता है, सबको पता है। मैं बता दिया हूँ, इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कैसे होता है, हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला की जरूरत है, शॉर्ट रिविजन की जरूरत है। जब इन देखो जब एक सेम रंग के यानी कि सेम वैल्यू के जब प्रतिरोध आपको जोड़ते हो श्रेणी क्रम में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट होता है एन इंटू आर। एन जो है आपका नंबर्स ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की संख्या है, ठीक है। क्या है, प्रतिरोध की कितनी संख्या सर्किट में जुड़ा हुआ है। जैसे देखो क्वेश्चन रहेगा ऐसे, ये है एक एक रंग के हैं, ये 4 ओम का है, 4 ओम का है, 4 ओम का, तो 4 4 8 4 12 तो ऐसे आएगा ही। लेकिन इस फॉर्मूला से हम लिखेंगे तो एन इंटू आर लिखेंगे। एन कितने इसमें, 1 2 3, 3 एन हो गए, और आर कितने हो गए, आर की वैल्यू कितनी है, एक आर की वैल्यू 4, तो 4 तिया 12 ओम, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो कहता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में तो जोड़े तो हैं ही, लेकिन जब इसके साथ एक वोल्टेज हम लगा देंगे, वोल्टेज लगा देंगे, तो आपको मैंने ओम के नियम से बताया था कि जब वोल्टेज को हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक धारा बनने लगता है। तो ये जो धारा की वैल्यू आएगी V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, जो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सब फॉर्मूला, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। अब देखो ये है VBI पॉइंट जो आपको हर हाल में पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि आप, मैं बता रहा हूँ ट्रिक में ये सब काम आता है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला श्रेणी क्रम के जो सर्किट होते हैं उसमें हमेशा धारा समान होता है, वोल्टेज अलग होता है, और जो आर इक्विवेलेंट जो आता है ना, यानी कहने का मतलब है जो मेरा समतुल्य प्रतिरोध आता है वो सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा वैल्यू वाला रेसिस्टेंस है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए जैसे तीन सर्किट है, तीन मैंने लगा दिया, तीन
ये लीजिए 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम। इसका जब आर इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो आ जाएगा मेरा 8 6 14 4 18 ओम। ये जो 18 ओम आया, ये सबसे ज्यादा वाला वैल्यू, ये 8 वाला जो वैल्यू है ना, इससे हमेशा क्या होगा, बेसी होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। ये था प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का संयोजन, बेसिक था आइडिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है, ज्यादा जानने की बातें आएगी तो बाद में देखेंगे। अभी हमें क्वेश्चन करना है, मेन मोटिव है, उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद आता है मेरा समांतरकरण संयोजन। समांतरकरण संयोजन का ये है हमारा, जैसे हमने समांतर में 3 रेसिस्टेंस को जोड़ा है, R1 R2 R3। इसका जो R इक्विवेलेंट होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है, सबको पता है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। अब देखो, सेम रंग के प्रतिरोध को, सेम वैल्यू के प्रतिरोध को जब आप पैरेलल में करते हो तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो होता है R डिवाइडेड बाई N। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने दे दिया, सॉरी वो नहीं है, ये है, ये है, ये हमने दे दिया 6 ओम का 3 प्रतिरोध को लगाया है। तो इसका जब आर इक्विवेलेंट निकालूंगा ना, तो मुझे वो नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला पे नहीं करना है यार, बच्चों वाली हरकतें 1/R1 प्लस 1/R2 1+R3, ये सब जमाना गया हमारे। ये सब छोटे छोटे आइडिया रहेंगे तब आप जल्दी करोगे। सीधे करना है 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड इक्वल टू 3 ओम। 6 है, आर की वैल्यू 6, और एन कितने हैं, कितने नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है टोटल, 3, तो 3 से मैंने डिवाइड किया, आया 3 ओम। इसको करने में हमारा टाइम लगेगा, ये सब बहुत जल्दी जल्दी आएगा। ये सब ट्रिक, यही सबसे ट्रिक बनता है, यही सब कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनेगा जो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करोगे, बहुत ही इजी वे में होगा। अब देखो, जब इस सर्किट में मैंने इस रेजिस्टेंस में क्या कर दिया, इन तीनों को पैरेलल में जोड़ के एक वोल्टेज लगाया, अगेन यहाँ पे एक धारा बहेगा, ठीक है, एक धारा बहेगा, इस धारा की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट अगेन मैं बता रहा हूँ क्या होगा, ये वाला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मत सोचना कि R3 3 ही है भाई, ये हो सकता है नंबर ऑफ n तक, हो सकता है वन नंबर ऑफ n तक, कितने भी हो सकते हैं, मैंने 3 एज एग्जाम्पल लेके चला है, ठीक है। अब इसका जो वीवीआई पॉइंट है, मेन जो वीवीआई पॉइंट है ये है कि जो होता है समांतर क्रम में धारा अलग होता है, वोल्टेज समान होता है। आर इक्विवेलेंट जो आता है ना, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है, सबसे कम वैल्यू वाला प्रतिरोध से भी कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, जैसे देखो मैंने क्या निकाला, इसी सर्किट को देख लेते हैं, ठीक है, मैं ये सर्किट को देख लेता हूँ, चलो। 6 ओम और 12 ओम का 2 प्रतिरोध लिया, ठीक है, 6 और 12 ओम का 2 प्रतिरोध लिया। अब इसका जब तुम निकालोगे तो हमारा आर ए भी होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हुआ है, जब 2 प्रतिरोध रहता है, ठीक है, जब 2 प्रतिरोध रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको निकालेगा उस फॉर्मूले से तो कितना आएगा, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12, यानी कि 12 छक 18, 6 तरिया 18, 3 मेरे से कटा, और 3 चौके 12, यानी कि 4 ओम इसकी वैल्यू आएगी। 4 ओम जो वैल्यू आया, ये देखो तो ये जो 6 ओम है ना, सबसे कम वैल्यू है दोनों में, इससे भी कम आएगा। ये पॉइंट याद रखना, बहुत ही इजी इजी कॉन्सेप्ट, तुम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे। जब सीरीज और पैरेलल का जब कॉम्बिनेशन देता है ना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तुम विद इन अ सेकंड, तुम्हें क्वेश्चन की सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे ट्रिक बता दूंगा, ऐसे बहुत लंबे लंबे सर्किट दे देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि समांतर क्रम का प्रतिरोध कितना होगा, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, श्रेणी क्रम में कितना समतुल्य प्रतिरोध होगा, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे, कोई सर्किट दे देगा, तो ये सब चीजें याद रखना। लेकिन ये 3 पॉइंट मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, तभी मजा आएगा, क्योंकि मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद ये सारी फॉर्मूला आप एक जगह रखो, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रतिरोध को खिंचाओ, एक एक 2 फॉर्मूला पूछ देता है। देखो, प्रतिरोध को जब खिंचाओ, यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन में पूछेगा किसी प्रतिरोध को खींच कर 2 गुना कर दिया जाता है। प्रतिरोध को क्या कर देता है, खींच कर 2 गुना, खींच करके 2 गुना, खींच कर कितना गुना कर देता है, खींच कर 2 गुना करता है। तो देखो, जब भी खिंचाव और कंप्रेस होता है ना, उस समय हमारा वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट होता है। ये एकदम सिद्ध है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। कैसे होता है मैं अगेन बता रहा हूँ, डिटेल से नहीं जाऊंगा, ठीक है, डिटेल से मैं नहीं जाऊंगा। जो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है, जो नया प्रतिरोध आएगा मेरा, वो होगा एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। ये फॉर्मूला आया है एग्जाम में, क्वेश्चन आया है, इस पे बोल देगा किसी भी प्रतिरोध को खींच कर 2 गुना कर दिया जाता है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या हुआ था, सिंपल करना है, एन कितना गुना किया, 2 गुना, तो 2 के स्क्वायर करो, और प्रीवियस प्रतिरोध का क्या है वैल्यू, आर ओल्ड की वैल्यू कितना, मान लो कि 12 ओम का एक प्रतिरोध था, उसको खींच कर मैंने 2 गुना कर दिया, तो इसका जो नया प्रतिरोध आ गया कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर इंटू 12 आ जाएगा मेरा 12 चौके 48 ओम आंसर, ठीक है। बहुत ही
जबरदस्त क्वेश्चन है, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये नहीं पढ़ते हैं कि खींच कर किया गया है, ठीक है, उसको खींचा गया है। हमें पता है आर जोड़ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और 12 ओम का होगा। जैसे इस क्वेश्चन को गलती कैसे करेंगे, वो 12 ओम का प्रतिरोध है, वो बोला खींच कर दोगुना किया है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 12 दूना 24 ओम करेंगे। ये बेटा ये क्या हो जाएगा, सीधे कटकुट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सीधे कटकुट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, खत्म, काम खत्म, ठीक है। इसलिए हमें ध्यान देना है। अब आता है प्रतिरोध को कंप्रेशन दबाना। प्रतिरोध को कैसे हम दबा सकते हैं, जब दबाना है, जब दबा कर की बात आती है, यानी कि जब उसको कंप्रेस कर देते हैं। एक लंबा सा प्रतिरोध था, मान लो कि 12 ओम का ही प्रतिरोध था, 12 ओम का एक बड़ा सा प्रतिरोध था। इस प्रतिरोध को मैंने क्या कर दिया, कंप्रेस करके छोटा करोगे। देखो खींचोगे तो लंबा होगा, कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, छोटा होगा। जब भी करते होगे तो दोनों केस में वॉल्यूम क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ये वैल्यू वेरी वेरी है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए इसके लिए। वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी ये होगा। एग्जाम मतलब देता है, एग्जामिनर क्या देता है, ऐसे ही देता है क्वेश्चन, ये नहीं लिखता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और वॉल्यूम कांस्टेंट दे दिया है तो समझ जाना बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको मानना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट ही होता है खिंचाव करने और दबाने से। इस केस में जो नया प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, मेरा आर जो न्यू होता है वो होता है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों लिख लेना, बहुत ही जरूरी है। आर ओल्ड डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो आर ओल्ड कितना था मेरा 12, और 2 गुना दबाव किया है, 2 गुना कंप्रेस किया है, तो 2 के स्क्वायर 4, यानी कि इस केस में आंसर आएगा 3 ओम। यानी कि हमेशा याद रखना, प्रतिरोध को जब कंप्रेशन करते हैं तो हमेशा जो वैल्यू आता है वो हमेशा आता है कम आता है। जब प्रतिरोध को खिंचाव करके हमेशा जो करते हैं तो क्या आता है, ज्यादा आता है। जब खींचते हैं तो नया जो आता है ज्यादा आता है, और जब करते हैं तो हमेशा कम रहता है। ये भी पूछेगा, ठीक है, याद रखना, इस क्वेश्चन को याद रखना, ये भी पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम्पल में ले लिया हूँ, इस पे ट्रिक बताऊंगा आप कैसे कैसे करना है। ये सबको पता है, सीरीज वाला सबको पता है कैसे करना है। 4 2 6 और 3 जोड़ो 9 ओम लिखो। आर ए बी, आर इक्विवेलेंट वाला क्या लिखोगे, 4 प्लस 2 प्लस 3, यही तो लिखोगे 9 ओम। चलो अब मैं आता हूँ इसमें, अब क्या आता हूँ इसमें, इसमें करोगे तो क्या करोगे, बच्चों वाली हरकतें फिर हम करेंगे, वही बच्चों वाली जो बचपन में पढ़े। 1/4, 1/12, 1/6, एलसीएम लेंगे, 12 4 6 का कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। 4 तिया 12, 1 6 दूना 12, 3 2 5 1 6, 1/r इक्वेलेंट वाला कितना हो जाएगा, 1/r ही इक्वल टू 6/12, यानी कि 1/2, एक से एक खत्म, और आर इक्विवेलेंट मेरा आ गया कितना, 2 ओम। ये भाई कितना हुआ, ये मेहनत बहुत लगा, कितना लगा मेहनत, बहुत मेहनत लगा। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसको कैसे ट्रिक से करने हैं। ट्रिक नंबर 1, देखो ट्रिक नंबर 1 है, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं 2 को देख रहा हूँ, ये देखो, देख लेना, बहुत ही मजा आएगा अभी, विद इन सेकेंड करोगे। ये क्या है, 4 ओम है, और ये क्या है, 12 ओम है। 4 ओम है और 12 ओम। जब भी इसका तुम प्रतिरोध निकालोगे, सबसे मेरा पहला बेसिक क्या रहेगा, ये है ना, 4 इंटू 12 करो, डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 करो। ये करोगे ना, 12 4 16, 4 चौके 16, 4 मरते कट गया, ये 4 और तिया 12, इसका आया 3 ओम। ये भी बहुत ही जल्दी है ना, बहुत जल्दी। लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे भी जल्दी करोगे विद इन अ सेकेंड। क्या करना है इसमें, ये देखना है कि ये छोटा वाला जो है ना, इसका कितना गुना है। देखो तो 4 तिया 3 गुना है ना, तो कुछ नहीं करना है, 12 है, ये कितना गुना है, 3 गुना, तो इसमें 3 लिखो, और इसमें अपने मन से एक जोड़ो और डिवाइड कर दो। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 करो तो कितना आएगा, 3 ओम। आया सेम केस का आंसर, सेम आया आंसर, आया ना सेम। समझ में आया? ये सारी चीजें तुम प्रैक्टिस करो, तुम मन में करोगे। जैसे मैं ये देखा दिया, जैसे ये दे दिया 12 और 6, 12 और क्या दे दिया, 6 दे दिया, तो क्या होगा, 6 का कितना टाइम से, 2 टाइम से, 2 में 1 जोड़ो 3, 3 से भागा दे दो इसको, 3 जगह 12, यानी कि 4 ओम आंसर। समझ में आ रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन में तुम जल्दी करोगे। जैसे इसी में करना था ना, जैसे इस क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ, देखो मैं कैसे कर लूंगा, विद इन और 10 सेकंड के अंदर करूंगा इस क्वेश्चन को। शायद तुम भी कर लिए होगे, कर लियोगे तुम इस क्वेश्चन को, अगर ट्रिक तुम लगा दियो इस क्वेश्चन में, तो देख रहोगे वीडियो को ढंग से, तो कर लिए होगे मुझे पता है। क्योंकि 4 ओम है, ये 12 है और ये 6 है। देखो मैं क्या करूंगा, 4 तिया 12, 3 चौके, 3 से तो इसको कितने से, 1 से बढ़ाना है, तो 3 चौके 12, तो यानी कि इसका आया 3, और 3 और 6 का कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना होता है 6, 2 में 1 जोड़ के भागा देना है, तो 2 और 1 3, तो 3 से भागा दोगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, 2 विद इन अ सेकेंड, 2 इतना करने से आया। ये हमें कभी प्रोसेस नहीं करना एग्जाम में, हमेशा इसमें जाना है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो एक ये आता है, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ गया, क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं। ये आ गया मेरा 6 ओम,
6 ओम। ठीक है, ये दे दिया मेरा 12 ओम। लो बनाओ आंसर करो। ठीक है, तो देखो मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा, 6 और 6 का कितना हो जाएगा, 6 और 6 का आएगा सिंपल 3, 6 और 6 का आएगा कितना, 3 आएगा ना, 3। और 3 का यहाँ से करो कितना टाइम्स बेसी है, 4 टाइम्स। तो 4 में एक जोड़ो, 5 से भागा दे दो 12 में, 12 डिवाइडेड बाई 5, यही मेरा आ जाएगा ओम में आंसर, यानी कि 5 दूना 10, पंचों के 20, 2.4 ओम इसका राइट आंसर। कितना जल्दी हो रहा है, तुम क्या करोगे, फिर जाओगे वही बच्चों वाली हरकतों पे, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड 12, ये सब नहीं करना है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तुम कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो, ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में बैठे हो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना करूं। टाइम को, मेरा मेन मकसद है क्वेश्चन को अप्रोच करना, टाइम को बचाना, टाइम को बचाना, ताकि जो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है इसमें से टाइम को बचा करके उसमें लगाना। बस भाई, काम खत्म, पैसा हजम, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये ट्रिक समझ में आया, ये ट्रिक पे तुम प्रैक्टिस करना, बुक से क्वेश्चन देख करके, ट्रिक बहुत ही कारगर साबित होगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लूंगा जो दिखाऊंगा। जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन है, और तुम क्वेश्चन को तुम बनाओगे तो क्या करोगे, देखो तो, ए और बी के बीच में पूछ रहा है ना, ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो ए और बी के बीच में देखो तो ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट है तो 15 और 15 कितने हो जाएंगे, ऐसे ही बनेगा ना, 15 और 15 सीरीज में करोगे तो 15 ओम। ठीक है, तो 15 15 कितने हो जाएंगे, ये भी 15, और ये वाला है ए और बी के बीच में 15। तो बेसिक से बता रहा हूँ मैं, लेकिन इतना करना नहीं है मुझे। 15 और 15 कितना हो गया, 30। तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ से आएगा 15 प्लस 15 बराबर 30, यहाँ से आ जाएगा मेरा 30 और ये 15। 30 और 15 को तुम फिर क्या करोगे, बच्चों वाली हरकत है, 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30, 15 45, 15 तिया 45, 3 दहाओ 10, मारो 10 ओम इज द राइट आंसर। अगेन मैं बता रहा हूँ, इतना नहीं करना, कितना टाइम, 15 गुना 2, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, सीधे खत्म, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। आया समझ में कैसे करना है, क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आपके एग्जाम का। ठीक है, पूछ देता है ट्रेंगल वाला, ये एकदम फेवरेट फेवरेट क्वेश्चन है, आया है, ऐसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया। अब देखो एग्जाम्पल है, ये मैं चाहता हूँ कि तुम करो। चलो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं इसको डिटेल से बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, और ये भी बताऊंगा कि इसको बिना कलम उठाए कैसे करना है। दोनों चीज में देखेंगे। देखो, जब भी पूछे क्वेश्चन क्या है, ए वाला पॉइंट है, यहाँ से मुझे एक्स और वाई पॉइंट है, और एक्स और वाई के बीच में पूछ रहा है मुझे इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो सबसे पहले पीछे से उसका कान पकड़ो, और कान पकड़ के ऐंठ दो। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो, 200, 400, 200 ये सब ओम में है, मैंने ओम को नहीं लिखा है, अगेन बता रहा हूँ, सब ओम की वैल्यू है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। 200, 400, 600 ये सबको करोगे तो कितना होगा, देखो तुम एग्जाम में ही करोगे मुझे पता है, लेकिन ऐसे करना नहीं है। यहाँ तक आ गया, ये अगेन ऐसे ले लिया, ये अगेन ले लिया, ये करोगे तो 2 4 6 2 8, ये कितना आया मेरा 800, ऐसे आ गया 800, ये भी आ गया 800। अब देखो तो ये 800 और 800 दोनों कितने में आ गए, पैरेलल में आ गए ना, पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल का करोगे तो 800 और 800 का पैरेलल कितना आ गया, बताया था ना, सेम प्रतिरोध रहेंगे तो क्या करना है, सीधे आर डिवाइडेड बाई एन, आर डिवाइडेड बाई एन, आर डिवाइडेड बाई एन। तो आर की वैल्यू 800, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने यहाँ पे है, 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ वैल्यू 400। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैंने क्या कर दिया, 400, 400 कर दिया। अब ये हमारा 200 है, ये हमारा 200 है, और ये मेरा 800 है ना 800, ये मेरा कितना है 100, और ये मेरा 100 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो तो, ये देखो 200, 400, 600, अगेन ये वाला का पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 800, और ये सब सीरीज में आ गए तीनों, 1 2 3, तो 2 4 6 2 800, ये 800 800 करोगे, फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, पैरेलल में है तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 400। तो 400 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ है मेरा 100, और ये 100 है। अब ये तीनों किस में आ गए भाई, किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो 4 1 5 और 1 600, यानी कि 400 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 600 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, ये हुआ मेरा बच्चा वाला मेथड। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ भाई, अगेन मैं बता रहा हूँ, इससे मुझे करना नहीं है, मेरा टाइम का बहुत लॉस है। तो कैसे करना है सर, देखो बिना कलम उठाए प्रैक्टिस से आएगा, कैसे आएगा, ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखो कैसे आएगा। सबसे पहले देखो, अपने आप से देखो, पीछे से पकड़ना है, 2 4 6 2 8, 800 800 के यहीं पे आ गया 400, यहाँ पे बचा 400, 4 2 4 6 2 800, फिर 800 और 800 कितना आ गया 400, 400 एक 500 एक 600, खत्म। कितना देर ही लगा,
लगा देरी नहीं ना, ये प्रैक्टिस आएगा। अब एक और चीज बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, इतना भी नहीं करना है 400 400 400। ऑप्शन देखो सीधे, सबसे पहला मेरा अप्रोच होगा ना, देखो भाई पूछ रहा है 100 भाई, ये देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कुछ भी सर्किट है, देखो ये सर्किट को मैं ऐसे करूंगा, ये है, लास्ट में देखो तो ये सर्किट ऐसा आया था ना, ऐसा लास्ट में इधर इतना आया था ना पैरेलल में, इधर भाई इधर भी मेरा कुछ भी आ जाएगा, ये कितना है 800 है, ये 100 है, और ये 100 है। ये देखो 800 के इधर का वैल्यू मेरा कितना भी आए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इधर का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, मेरा 5000 आ जाए, 2000 आ जाए, चाहे 4000 आ जाए, कितना भी बड़ा वैल्यू आ जाए, लेकिन जब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करूंगा तो हमेशा वो वैल्यू कितना आएगा, 800 से कम आएगा। मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि, क्या बताया था कि जब भी हम लोग समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस होता है, जब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो जो मेरा वैल्यू आता है सबसे कम वाला से भी कम आता है। तो तुम बताओ भाई, 800 वाला से भी तो कम आएगा, चाहे इधर कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना हो, हमेशा जो आएगा 800 से कम ही आएगा। आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, आएगा 800 से कम, हमें अप्रोच बता रहा हूँ, 800 से कम आएगा। अब देखो 800 से कम आएगा, अब जो आएगा ये सीरीज में आएगा, दोनों का सीरीज में आएगा, तो देखो 100 और 100 200, और इधर कितना आ जाएगा 800 से कम, 800 कभी नहीं आ सकता, 800 से कम ही आएगा। ठीक है, तो 100 और 100 200 और प्लस 800 से कम आएगा, यानी कि 200 प्लस 800, 800 ही ले लो तो कितना आया 1000 आया, 1000 आया ना, यानी कि जो वैल्यू आएगा मेरा 200 से लेकर के 800 के बीच में आएगा वैल्यू। कहने का मतलब क्या हुआ, 100 100 200 और 800 से कम आएगा। ठीक है, 200 और 800 के बीच में वैल्यू आएगा। 200 और 800 के बीच में देखो तो ऑप्शन में कौन सा वैल्यू है, एक तो है 400 ओम है, ठीक है, और एक 600 ओम है, एक 1600 ओम है। ठीक है, तो इसमें से किस में जाओगे सर, 400 ओम आ गया, 600 ओम आ गया। ठीक है, दो चीज आ रही है तो 400 भी हो सकता है, 600 ओम हो गया। जब ऐसा कंडीशन आया ना, जब ऐसा ऑप्शन रहे, पहला मेरा अप्रोच यही होना चाहिए, जब ऐसा आएगा ना, जब ऐसा ऑप्शन रहेगा तो मुझे क्वेश्चन करना है, अरे 400 की जगह 1400 ऑप्शन में रहता ना, 1400 ऑप्शन ना, तो मुझे कभी क्वेश्चन के करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है 100 100 200 और 200 इससे आएगा 800 से कम, यानी कि 200 और 800 के बीच में वैल्यू है, जो यही एक ऑप्शन है, यही एक आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन ऑप्शन देता है आपके एग्जाम में, मैं देखा हूँ क्वेश्चन में, आपको कराएंगे क्वेश्चन, कैसे तुम इजी में करोगे। ये चीजें समझ में आ गई, इजी एस्पेक्ट्स में कैसे करना है, नहीं समझ में एक बार वीडियो को पॉज करना, अगेन देखना। ठीक है, ठीक है, बढ़ेंगे। देखो आज मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ, बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये सब चीजें तुम्हें क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें कल जब वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन ही सिर्फ कराऊंगा, उसमें चीजों को सिखाऊंगा कैसे कैसे लगाना है। आज का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सीखना है। अब देखो एक आता है व्हीट स्टोन ब्रिज, बच्चे बहुत रोज आते हैं इस क्वेश्चन को देख करके, और ये सबसे हल्का क्वेश्चन होता है, रेलवे का सबसे हल्का इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप होता है। बीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है ना, कि देखो ये बीट स्टोन ब्रिज है, ऐसा रहेगा ना, जहां भी दिखेगा बीट स्टोन ब्रिज में, ये जो गैल्वेनोमीटर है इससे जो धारा बहेगी, ये बीट स्टोन ब्रिज है ना, जब इसमें एक वोल्टेज को तुम अप्लाई करोगे, ठीक है, ब्रिज अगर बैलेंस है, अगर ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस यानी कि संतुलन है, तो इस जो गैल्वेनोमीटर से जो धारा बढ़ती है ना, वो हमेशा क्या होती है, शून्य होती है, ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ की तरह काम करता है, खुला परिपथ की तरह काम करता है। ब्रिज के संतुलन की जो कंडीशन है ये है मेरा, क्या है कि जो ये क्रॉस आर्म, ये देखो तिरछा तिरछा वाला जो है ना रेजिस्टेंस, ये देखो आर और पी, क्या है आर और पी, और इधर वाला है क्यू और एस, ये दोनों का अगर गुणनफल बराबर है, दोनों का जब अगर गुणनफल बराबर है, प्रोडक्ट बराबर है, तो जो गैल्वेनोमीटर है ना, एक गैल्वेनोमीटर से धारा जाएगा वो शून्य हो जाएगा, एक ओपन सर्किट बिहेव करेगा, यानी कि सर्किट कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, और इसमें से कोई धारा नहीं बहेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, कोई धारा नहीं। अब आपसे पूछ देगा, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, बीच वाला का कोई रोल नहीं है, समझ में आया। अब पूछेगा इसके ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालो, तो देखो तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, अब ये दोनों का जो ऊपर वाला का आएगा और ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, होंगे ना पैरेलल में, ये मान लो आर है और ये आर है, तो क्या हो जाएगा इसका, आर स्क्वायर बाई 2r, आंसर होगा कि नहीं। ओम, मैंने माना है, ये है बीटस्टोन ब्रिज। ये ब्रिज जब होता है हमेशा, जब देता है ना इस पे क्वेश्चन, हमेशा ये देखना क्रॉस आर्म का प्रोडक्ट देखो, और बराबर है
तो इसको खत्म करो और इन दोनों को सीरीज या पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करो, खत्म करो, काम खत्म, पैसा आ जाओ। जैसे मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन, मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो ये 10 ओम का है, 5 ओम का है, 5 ओम का है, 5 ओम का है, 5 ओम का है, ठीक है। अब तुम देखो क्वेश्चन देख के चकरा जाओगे, बीट स्टोन ब्रिज अगर नहीं पढ़ा होगा ना दिमाग घूम जाएगा, कहोगे क्या लगाए, कैसे सीरीज पैरेलल लगाए 10 ओम को देख करके, चकमका जाओगे। तो चकमकाना बिल्कुल नहीं है। हमको पता है बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, क्या होता है कि जब क्रॉस आर्म का प्रोडक्ट सेम रहता है तो ब्रिज बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। और ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है यहाँ पे इस बीच में, इसमें से जो धारा जाती है वो शून्य हो जाती है और एक ओपन सर्किट की जगह भी बिहेव करता है। कहने का मतलब खुला परिपथ हो जाता है, इसमें से कुछ नहीं जाता है। ये सीधे क्या हो जाएगा, कट पीट के क्या हो जाएगा, कट पीट के उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट पीट के खत्म, बात खत्म, इसको कोई मतलब नहीं है। अब देखो तुम 5 और 5 कैसे जाएंगे इस सर्किट का, अगर तुम करोगे तो सिंपल सा, ये बैटरी धारा ऐसे ही लगा दिया है, कोई मतलब नहीं उसको, वो तो चकमकाने के लिए तुमको लगाया है। बस ये आ गया, ये आ गया, और इसी के बीच में तुमको समतुल्य प्रतिरोध पूछा है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो देखो तो कलम नहीं उठाना, 5 5 10, 5 5 10 और 10 10 का ये दोनों आएगा पैरेलल में, 10 10 5, खत्म, विद इन अ सेकेंड। कॉन्सेप्ट पता है, सही है, नहीं तो उलट मुलट कर रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, एग्जाम में देखते रह जाओगे, दूसरे बंदे करके निकल जाएंगे। ये सब सारी चीजें। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, एक्स और वाई के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन मत लगाना, बीट स्टोन ब्रिज पे है, देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, और इसका आंसर सब कमेंट सेक्शन में बताएगा। इजी है, बहुत इजी है, विद इन सेकंड बनने वाला है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए HW है, ठीक है, मैं दे दिया हूँ बीट स्टोन ब्रिज से। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो ट्रिक नंबर 2, सीरीज सर्किट, ये बता रहे हैं आज ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन कल कराएंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अभी दिखा देंगे। ट्रिक नंबर 1, सीरीज सर्किट, जब भी श्रेणी क्रम सर्किट आएगा, जैसे देखो मैंने ले लिया 2 प्रतिरोध R1 R2 और इसमें से मैंने दे दिया वोल्टेज एक, सीख लेना, बहुत ही अच्छा चीज बता रहा हूँ, ये कहीं वीडियो नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, इससे क्वेश्चन तुम ना बहुत जल्दी करोगे। ये यहाँ से एक मैंने वोल्टेज दे दिया। मैंने क्या बताया था, जो श्रेणी क्रम में होता है वो धारा हमेशा सेम जाता है, धारा कांस्टेंट रहता है, धारा समान रहता है, और रेजिस्टेंस अलग होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, मान लो V1 आया इस R के खिलाफ और यहाँ पे आया V2, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे पता है श्रेणी में क्या होता है, आई क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि समान होता है, और जो वोल्टेज होता है डिफरेंट होता है, कहने का मतलब अलग होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत मैंने पहले ही बता दिया, याद रखना है। अब देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस सर्किट का टोटल वोल्टेज निकालना है, टोटल वोल्टेज जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से मैंने एग्जाम्पल ले लिया 4 8 ओम का है, ठीक है, ओम है, और ये 16 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया, 16 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया। मैं तुमसे पूछूंगा भाई कि तुम इस सर्किट में 4 ओम, ये जो 4 ओम है इसके खिलाफ कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा और इसके खिलाफ कितना वोल्टेज होगा, ठीक है, क्रॉस इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V1 और V2 का वैल्यू निकालो। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहला अप्रोच होगा, मुझे पता है कि वोल्टेज बराबर होता है I इंटू आर, मुझे चाहिए इस सर्किट का करंट, चाहिए ना सर्किट का करंट, तो तुम सर्किट का करंट निकालने के लिए क्या करोगे, V बराबर होता है I इंटू आर, सॉरी I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V डिवाइडेड बाई आर। वोल्टेज की वैल्यू है 16, आर की वैल्यू निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 4 कितना हो जाएगा 12, होगा ना 12। तो यहाँ से कितना आएगा मेरा, 4 चौके 16 चढ़ती है मेरे, 4/3 एम्पियर का मेरा इसमें से करंट जाएगा। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि धारा समान रहेगा, चाहे कितना भी वैल्यू का क्यों ना हो, इसमें से 4/3 एम्पियर का ही सेम धारा यहाँ से भी जाएगा और इसमें से भी 4/3 एम्पियर का धारा जाएगा। अब तुमसे मैं पूछ दूंगा V1 की वैल्यू क्या होगा, तो तुम नहीं निकाल दोगे, V1 इक्वल टू V इंटू आई, सॉरी I इंटू आर। आई की वैल्यू कितना आया मेरा 4/3 और आर की वैल्यू कितना है 4 दिया हुआ है, तो 4 चौके 16/3, और V2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 इंटू उसका रेजिस्टेंस कितना है 8, तो 8 चौके 32/3, और तुम इन दोनों को जोड़ो 16 और 32 कितना हो जाएगा 48, 48/3 यानी कि 16। V1 और V2 मिलाकर क्या हो गया, V1 प्लस V2 का हमेशा इक्वल होता है, एक क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो यहाँ भी 16 था और ये दोनों मिलाकर के आधा आधा, आधा नहीं बटा, जैसा जिसका वोल्टेज था, जिसका जैसा इसका रेसिस्टेंस था उसी के अनुसार ये वोल्टेज लिया, और
कम रेसिस्टेंस है तो कम वोल्टेज लेगा, ज्यादा रेसिस्टेंस है तो ज्यादा वोल्टेज लेगा। आ गया ना प्रूफ। ये देखो, ये था भाई मेरा बहुत ही क्या करने का तरीका, ये था बेसिक तरीका। मैं भीड़ बता रहा हूँ, मुझे बेसिक से बिल्कुल नहीं जाना। ये सब क्या है, गलत है, हम गलत मानते हैं, है नहीं गलत, लेकिन हमको एग्जाम में ये लगाना नहीं है। तो एग्जाम में क्या लगाना है, ट्रिक नंबर ये है। चलो देखो, ट्रिक क्या है, एक पेज नया से ले लेता हूँ, मजा वाला, ठीक है। ये देखो, मैंने लिया एकदम सिंपल सा 4 और 2 ले लेता हूँ, बहुत छोटा सा लिया हूँ, और इसमें एक वोल्टेज लगा दिया हूँ 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। अब मैं तुमसे पूछूंगा V1 और V2 का रेशियो, V1 और V2 का क्या होगा वैल्यू, तो तुम आई मत निकालना कभी भी। मैं बता रहा हूँ धारा में, यानी किसमें, सीरीज सर्किट में। तुमको पता है ना क्या होता है, धारा कांस्टेंट होता है, आई कांस्टेंट होता है। ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना, छोड़ के भागना नहीं है अभी, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, क्योंकि हमें निकालना है, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ ना, आई तो कांस्टेंट है मेरा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। समझा, चमका यहाँ तक, चमका कि नहीं ये बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ, मजा आया या नहीं, ये पॉइंट से सहमत हो, एग्री हो, हाँ जी एग्री है। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कहने का मतलब क्या है कि जिस रेशियो में तुम वोल्टेज को बढ़ाओगे उसी रेशियो में मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि जो वोल्टेज का मेरा अनुपात होगा वही रेजिस्टेंस का अनुपात होगा। मैंने बताया था ना पहले, भी और आई का जो होता है एक अनुपात स्थिर होता है, तो यहाँ से भी तो वही चीज आ रहा है। भी का जो तुम रेशियो बढ़ाओगे, देखो जैसे मैंने पहला का केस में मैंने वोल्टेज लिया 4 और ये लिया 8, रेजिस्टेंस को कर दिया 8, इस केस में लिया 8 और इस केस में कर दिया मैंने 16। देखो तो इन दोनों का रेशियो यहाँ पे भी आ रहा है 2, अनुपात ले हुए 2 आ रहा है ना 2, हर रेशियो में बराबर ही आ रहा है। ये चीज चमका या नहीं चमका, यानी कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज का रेशियो होगा वही मेरा रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, चमका। तो देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ओम ओम, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो R1 और R2, ये को मान लिया हूँ R1 और इसको ले लिया हूँ R2। तो R1 और R2 की वैल्यू कितना है, 4 है और 2 है। तो रेजिस्टेंस की कितना हो जाएगा भाई, वोल्टेज का क्या हो जाएगा रेशियो, इसका V1 और V2 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो सेम एज इट इज रेशियो होगा। रेशियो में तुम पता है काट सकते हो, तो 2 दूना 4, 2 रेशियो है। अब देखो सर्किट में टोटल वोल्टेज भी दिया हुआ है, मैथ का स्टूडेंट हो भाई, इतना तो बेसिक पता है रेशियो का, 12। और यहाँ पे टोटल वोल्टेज देखो तो कितना है, 3। निकालना है किसमें, R1 में, तो R1 में देखो तो 4 के खिलाफ कितना वोल्टेज है, 2 है। 3 चौके 12, 4 दूना 8, ये आया किसका, V R1 का वोल्टेज आया। इसी तरह से निकालोगे टोटल वोल्टेज 12, यहाँ पे टोटल वोल्टेज 3, और इसके खिलाफ निकालना है R2 के खिलाफ। R2 के खिलाफ कितना वोल्टेज है, 1। 3 चौके 12, 4 एकम 4, तो कितना आया, 8 और 4 मिलाकर के देखो तो, 8 और 4 मिलाकर के कितना 12 आया कि नहीं आया। सब कंप्लीट हो गया, मजा आया, चमका या नहीं चमका। चलो एक क्वेश्चन तेरे लिए रहेगा, तुम कमेंट में बताना इसका आंसर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, देखते हैं कितना जल्दी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, एक प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे तुम इजी करोगे। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन पर ले लो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस सब कॉन्सेप्ट पे हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, देखना। ये 8 ओम है और ये है 16 ओम। चलो ये है 48 वोल्ट। हमें पूछ रहा हूँ तुमसे V1 एंड V2 का वैल्यू। ये है मेरा V1 यहाँ पे और ये है V2। चलो कमेंट में इसको बताएगा आंसर। अब देखो मैं इसको इतना भी नहीं करना है, अगर तुम्हें पता है सारी चीजें कि मुझे जब, देखो इसको इतना भी नहीं करना है, मुझे कलम कॉपी लगाना नहीं, इसको बिना कलम कॉपी के कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो मुझे पता है कैसे, इस सीरीज में जो होता है वोल्टेज और रेजिस्टेंस का सेम रेशियो होता है, तो मुझे वोल्टेज का रेशियो नहीं लिखना है क्योंकि सेम रेशियो है भाई। तो 4 और 2 क्या हो गया, 6, 6 वोल्टेज का हो गया, 6 दूना कितना हो गया 12, 2 आ गया मेरा करेंट। सबको पता है वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है भाई, करंट होता है। अब इसमें 2 से गुना कर दो और इसमें 2 से गुना कर दो, 4 दूना हो गया कितना 8 और 2 दूना 4 आ गया, यहाँ भी आया 8, यहाँ भी आया 4 और 8 और 4 मिलकर यहाँ भी 12। प्रूफ हो गया आंसर, सब चीज बिना कलम उठाए कर लिए हम। किए कि नहीं किए, चमका, यहाँ तक चमक गया। चलो मजा करते हैं। अब यही चीज आते हैं हम लोग। अब देखो तुम्हारे मन में डाउट होगा भाई कि सर हम लोग आई को क्यों कांस्टेंट लिया। अरे भाई क्योंकि मुझे पता है सीरीज में जो मेरा होता है करंट जो होता है कांस्टेंट होता है, सेम होता है, इसलिए हम आई को कांस्टेंट मानने, डाउट मत मानना। अब आते हैं इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वाले में, पैरेलल सर्किट में कैसे लगाते हैं। देखो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, सबको पता है आई जो होता है डिफरेंट होता है, यानी कि अलग होता है, आई डिफरेंट होता है। और जो मेरा करंट होता है,
सॉरी वोल्टेज होता है सेम होता है, इक्वल होता है, सबको पता है, मैंने पहले भी बता दिया शॉर्ट नोट्स में। अब देखो इसमें कैसे लगाना है। देखो ए है मेरा सर्किट, प्यारा सा छोटा सा सर्किट, ठीक है। लो भाई, लो मैंने एक करंट का वैल्यू दिया 12 एम्पियर, ठीक है। ये दे दिया 2 और ये 6। लो मैंने पूछ दिया इससे जो I1 और I2 के वैल्यू क्या होगा, बनाते रहो, अगर बका जाओगे I1 एंड I2 का वैल्यू बनाओ। तो तुम क्या करोगे, मुझे I1 चाहिए, तो I1 बड़ा क्या होता है V डिवाइडेड बाई आर। हमें अगर वोल्टेज का वैल्यू मिल जाए तो रेजिस्टेंस क्या, हम सॉरी वोल्टेज का अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं नहीं कर लूंगा या नहीं बताओ। तो तुम क्या करोगे, एक सेकेंड में थोड़ा सा अच्छा सा वैल्यू ले लेता हूँ, चलो 3 लेता हूँ, 3 ले लिया मैंने, 3 ओम ले लिया है। मैं तुमसे पूछ दिया I1 और I2 का वैल्यू, तो तुम क्या करोगे, वही अपना बचपन वाली हरकतें करोगे। सबसे पहले 3 और 6 का बचपन से निकालोगे, 3 और 6 डिवाइडेड बाई 9 करोगे, 3 तिहाई हो जाएगा 9, 3 दूना 6, आर इक्विवेलेंट आया 2, और 12 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आ गया मेरा 6 वोल्टेज। ये वोल्टेज का वैल्यू आया ना। V बराबर क्या होता है, सॉरी V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। सॉरी मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, वोल्टेज निकालना है ना, तो वोल्टेज वाला V इंटू आई आर। तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, एक सेकेंड कहीं गलत हो रहा है, सॉरी। देखो हमने क्या निकाला पे, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाला, आर इक्विवेलेंट वाला कितना आया मेरा, आर इक्विवेलेंट आया मेरा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 + 3, तो कितना आया 6 × 18 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 2 ओम आया। अब मुझे चाहिए इस सर्किट का वोल्टेज, तो वोल्टेज बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है। तो आई करोगे 12 एम्पियर दिया हुआ है, आर की वैल्यू मैंने निकाला अभी 2, ठीक है। तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 वोल्ट आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 24 वोल्टेज मेरा आया। अब 24 वोल्टेज आ गया ना, मैंने बताया था वोल्टेज का वैल्यू होता है सेम, तो वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है, यहाँ भी 24 होगा, यहाँ भी 24 होगा। तो यहाँ से धारा नहीं निकाल दोगे 24 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि होता है मेरे भाई आई इक्वल टू V बाई आर। 24 में 6 से भागा दोगे तो 4 आएगा यहाँ पे, और 24 में 3 से भागा दोगे तो 8 आएगा यहाँ पे। अब देखो तो दोनों केस में 8 और 4 मिलकर टोटल सर्किट का धारा नहीं है 12 एम्पियर दिया हुआ। ये वो हमारा बेसिक तरीका, ये क्या हुआ बेसिक सा तरीका। अगेन मैं बता रहा हूँ, मेरे से पढ़ रहे हो तो ये चीजें को यूज नहीं करना है एग्जाम में। क्या नहीं करना है एग्जाम में, यूज नहीं करना है। तो कैसे करना है, वही अपना रेशियो मेथड, प्यारा सा रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड बता देता हूँ कैसे, इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड। देखो मेरे को पता है आई बराबर क्या होता है V/R होता है। तुम्हें पता है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है मेरा, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वोल्टेज होता है कांस्टेंट। तो जो आई होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जब आर की वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो आई की वैल्यू कम होगी, उतने की इनवर्सली क्या होगी, कम होगी। जैसे मैंने आई की वैल्यू 4 दिया है, और आई की वैल्यू 4 है, ठीक है, आई की वैल्यू 4 है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, ठीक है। अगर आई की वैल्यू मैंने कर दिया, क्या कर दिया 8 कर दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता दो, कितनी हो जाएगी। कितना टाइम्स बढ़ा रहे हैं, 2 टाइम्स धारा को बढ़ाए हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स और कम जाएगा। तो 2 टाइम्स और कम करेगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा रेजिस्टेंस, होगा ना, क्योंकि मैंने बताया है। सॉरी यहाँ पे ये चीज नहीं होगा, सॉरी सॉरी, एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहे हैं, इसको एडिट करते हैं। कहाँ गया इरेजर, हाँ। जैसे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे वोल्टेज को क्या किया है, वोल्टेज को मैंने क्या किया कांस्टेंट लिया है। तो आई का जो वैल्यू होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। आर की तुम वैल्यू को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू को तुम करने कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को तुमने कम कर दिया तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये चीज होगा। जैसे देखो मैंने पहले केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 रखा था, तो मेरा जो आई का वैल्यू आया था 8 आया था। मैंने फिर रेजिस्टेंस को बढ़ाया 4 कर दिया, तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, 2 टाइम्स बढ़ाए थे तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, घट जाएगा, इस केस में आ जाएगा 4 एम्पियर। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस के 2 टाइम्स बढ़ाया है ना, तो क्या हो जाएगा धारा घट रहा है। देखो तो ये आई 2 क्या हुआ घट रहा है। देखो पहले केस में मैंने रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को बढ़ाया, ये धारा था, धारा भी घट गया। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तुम रेजिस्टेंस को वैल्यू को बढ़ाते हो तो धारा की वैल्यू घटती है, ये चीज में आया। तो यानी कि यहाँ से मेरा जो कंक्लूजन निकलता है, आई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। आई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यानी कहने का मतलब I1 का रेशियो